जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रोहित सिंह। अभी तक आपने अपने चैनल आर इस हॉट टॉयज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। दोस्तों बता दे, शुरू करने से पहले बता दे, नए वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जो आप लोग 2024 में जिस मिशन को आप लोग प्राप्त नहीं किए हैं, नहीं कर सके किसी कारणवश, उस गलती को न दोहराते हुए आप लोग 2025 में उस मिशन को प्राप्त कर लीजिए। उसी दिन आप लोग के लिए नौ वर्ष होगी और आप लोग अपने मिशन के पीछे पूरे शिद्दत से मेहनत कीजिए। आप लोग अपने मिशन को जरूर पूरा कीजिए। और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा, जिनके डायरेक्टर है रोशन आनंद सर, जो बिट्टू झा सर जो बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, उस बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव सॉल्व का हम लोग वीडियो लाए हैं। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 से लेके 9 तक के सभी चैप्टर का, हर एक चैप्टर का एक एक वीडियो ऑब्जेक्टिव सॉल्व अपलोड है। आप नहीं देखें तो आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप बारीकी से देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 10 देखेंगे, एक्सट्रैक्शन इन प्लांट एंड ह्यूमन, यानी कि पौधे और मानव में उत्सर्जन देखेंगे। ठीक है, चलिए तो फिर शुरू करते हैं। ये थोड़ी वीडियो लंबी होगी क्योंकि इसमें टोटल 100+ प्रश्न है। ठीक है, तो थोड़ा आप वीडियो में हमारे साथ बने रहें। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, उत्सर्जनों के दौरान शरीर से ऐसे पदार्थ का निष्कासन होता है जो शरीर के लिए क्या होता है? तो शरीर के लिए विषाक्त, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। शरीर के लिए क्या होता है? विषाक्त होता है, हानिकारक होते हैं, अनावश्यक होते हैं, यानी कि ये हो जाएगा उपयुक्त सभी होते हैं। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? इसमें से कौन सा सही है? इसमें से कौन सा सही है? सो देखना है। तो उत्सर्जन प्राणियों में होने के साथ साथ पौधे में भी होता है, बिल्कुल होता है। उसके बाद उत्सर्जित पदार्थ के निष्कासन हेतु प्राणियों के भांति पौधे में कोई विशिष्ट अंग नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 तथा 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, श्वसन के दौरान अपशेष के रूप में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे केवल रात में ही उत्सर्जित करते हैं। क्योंकि दिन के समय श्वसन के दौरान उत्पन्न संपूर्ण कार्बन डाइऑक्साइड स्वयं पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण में प्रयोग कर ली जाती है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, पौधे में संचित ठोस और द्रव अपशेष से पौधे किस प्रकार छुटकारा पाते हैं? तो ये पत्तियों के झाड़कर, बिल्कुल। उसके बाद छाल छुड़ाकर, बिल्कुल। और फलों को गिराकर, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे, कुछ पौधे में उत्सर्जित पदार्थ गाढ़े दुधिया तरल पदार्थ के रूप में संचित रहते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो इसे लैक्टेक्स कहते हैं। लैक्टेक्स क्या कहते हैं? लैक्टेक्स, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस पौधे में लैक्टेस नामक उत्सर्जित पदार्थ पाए जाते हैं? तो पीपल के पेड़ में, बरगद के पेड़ में भी, और कनेर फूल का पौधा में भी पाया जाता है, यानी कि इनमें से सभी, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन पौधे के उत्सर्जित पदार्थ है? तो उत्सर्जित पदार्थ टैनिन भी है और रेजिन भी है, गोंद भी है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखेंगे,
रेजिन एवं गोंद पौधे के किस भाग में संचित रहते हैं? तो ये रहते हैं पुराने जाइलम में। किस में? पुराने जाइलम में, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, पौधे के ठोस तथा द्रव जैसे उत्सर्जित पदार्थ के पौधे किस भाग में संचित रहते हैं? तो ये कोशिका, रिक्तियाओं में भी, छाल में भी और पुराने जाइलम उत्तक में भी, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखेंगे, टैनिन पौधे के जिस भाग में संचित रहते हैं वह है छाल। क्या है? छाल, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित है। तो गोंद बबूल सही है, रेजिन चीर ये भी सही है, लैक्टस अमरूद में नहीं, यानी कि इसका हो जाएगा 1 और 2 सही, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन जैसे गैस का निष्कासन कहाँ होता है? तो ये होता है रंध्र से भी और वातरंध्र से भी, ठीक है, रंध्र से भी और वातरंध्र से भी होता है। तो इसका ऑप्शन, हाँ, इसका हो जाएगा ए तथा बी दोनों से, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, पौधे में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? तो पौधे में जो निष्कासन होता है वो विसरण का उपयोग होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पादप अवशेष रेफ्राइड पौधे के किस भाग में संचित होते हैं? रेफ्राइड यानी कि फूल में, रेफ्राइड ये फूल में संचित होते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि इसमें से कौन सा सही है। पौधे में वास्तविक उत्सर्जन की क्रिया नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है, वास्तविक उत्सर्जन क्रिया नहीं होती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को एक भी होगा। उसके बाद पत्तों का झरना, छाल का उतरना और वाष्पोत्सर्जन वास्तव में उत्सर्जन क्रिया नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो इसका हो जाएगा ए तथा 2 दोनों सही, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, बिक्री यानी कि किडनी का प्रधान क्या होता है? तो किडनी का उत्सर्जन होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जी अंग है? तो ये ऊपर वाला ही है, उत्सर्जी अंग हो जाएगा, ये किडनी हो जाएगा, ठीक है। दोनों एक ही प्रश्न में घुमा के दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मानव बिक्री यानी कि किडनी द्वारा संपन्न किया जाता है? तो ये किया जाता है रुधिर में अतिरिक्त यूरिया को निकालना, मूत्र का निर्माण और रक्त के परासरण दाब का नियंत्रण करना, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो एमिनो अम्ल के विखंडन से ये अमोनिया बनता है। क्या बनता है? अमोनिया, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कौन करता है? तो ये यकृत करता है, लीवर करता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है? तो यूरिया का संश्लेषण ये यकृत में होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में यूरिकोटेलिक जंतु है। तो ये कीट भी है, छिपकली भी है, पक्षी भी है और इनमें से सभी, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, यूरिक एसिड के रूप में नाइट्रोजन युक्त पदार्थ का उत्सर्जन होता है। तो ये पक्षियों में होता है यूरिक, और यूरिया होता है
मानव जंतु में, ठीक है। यूरिक होगा पक्षी में। अगला प्रश्न देखेंगे, मानव में मानव है तो यूरिओटेलिक, मानव क्या है? यूरिओटेलिक, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक अमोनियोलैक्टिक जंतु है? तो ये मछली है, अमोनियोलैक्टिक जंतु, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, जलीय एक कोशिकीय प्रोटोजोआ उत्सर्जन की दृष्टि से होते हैं तो अमोनोलैक्टिक, क्या हो जाएगा? अमोनोलैक्टिक, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन के लिए जल की आवश्यकता अधिक होती है? तो अमोनिया के लिए। किसके लिए? अमोनिया के लिए, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगर किसी कारण से किसी मनुष्य का एक किडनी कार्य करना बंद कर दे तो उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम कुछ नहीं होगा, दूसरे किडनी से उत्सर्जन होने लगेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, समांतर सजीवों के शरीर में उत्सर्जन एवं जल संतुलन की क्रिया संपादित होती है तो साथ साथ होती है, ठीक है, दोनों साथ साथ होती है, अलग अलग नहीं होती है। तो इसका बी आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, कोशिका में होने वाले अधिकांश जैव रासायनिक क्रिया किस माध्यम से और किस माध्यम में संपन्न होती है? तो ये द्रव, यानी कि जलीय में, यानी कि इसका बी आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, सजीवों के शरीर में प्रोटीन तथा एमिनो अम्ल के विखंडन के फलस्वरूप क्या बनता है? तो ये अमोनिया भी बनता है, अमोनिया भी बनेगा, यूरिया भी बनेगा, यूरिक अम्ल भी बनेगा, यानी कि इनमें से सभी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्थलीय जंतुओं में समानता नाइट्रोजनी पदार्थ का शरीर से निष्कासन किस रूप में होता है? तो ये होगा यूरिया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, जंतु के शरीर में बनने वाले उत्सर्जित नाइट्रोजन पदार्थ में सर्वाधिक विषैले होते हैं तो ये जंतु में अमोनिया होगा, इसका हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अमोनिया। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किन जीवों में नाइट्रोजनी पदार्थ का निष्कासन यूरिक अम्ल के रूप में होता है? तो सरीसृप, पक्षी, स्थलीय, कीट, यानी कि इसका हो जाएगा सभी। पक्षी में भी होगा, सरीसृप में भी होगा, स्थलीय कीट में भी होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखेंगे, सजीवों के शरीर में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ का शरीर से बाहर निकलना क्या कहलाता है? तो उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्सर्जन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, उत्सर्जन क्रिया में किन पदार्थों का निष्कासन होता है? तो यूरिया और नाइट्रोजन, यूरिया के साथ साथ नाइट्रोजन, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, किडनी के भीतर नतुदर सतह क्या है? तो ये है हाइलम। क्या है? हाइलम। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हाइलम किडनी के किस और पाई जाने वाली संरचना है? तो ये बिक्र के भीतर की ओर पाई जाने वाली संरचना, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला है भी कि किडनी के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन, यानी कि इसका हो जाएगा बी आंसर। आगे देखेंगे, नेफ्रॉन के किस भाग में ग्लोमेरुलस उपस्थित रहता है? तो ये रहता है बुमेनस कैप्सूल में, बुमेनस कैप्सूल में, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, ग्लोमेरुलस उपस्थित होते हैं तो रिंस कॉर्टेक्स में, रीनल कॉर्टेक्स में, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे,
वुमेन्स कैप्सूल में उपस्थित कोशिकाओं के गुच्छे को क्या कहते हैं? तो ग्लोमेरुलस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस, यानी कि इसका बी आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, वुमेन्स कैप्सूल के ग्लोमेरुलस में उच्च दाब पर रक्त छानने की सूक्ष्म क्रिया को क्या कहते हैं? अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में क्या ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रक्त में उपस्थित नहीं होते हैं? तो ये प्रोटीन नहीं होते हैं, इसका सी आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, रक्त प्लाज्मा छानने का काम नेफ्रॉन का कौन सा भाग करता है? तो ये करता है ग्लोमेरुलस करता है। क्या करता है? ग्लोमेरुलस, यानी कि इसका ए आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में कौन रक्त प्लाज्मा से नहीं छनता है? तो ये प्रोटीन नहीं छनता है। कौन नहीं छनता है? प्रोटीन, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, बिक्र द्वारा प्लाज्मा को छानने की दर क्या होती है? तो 120 से 125 मिलीलीटर प्रति मिनट, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रक्त का कितना प्रतिशत पुनः अवशोषित हो जाता है? तो ये 99%, यानी कि डी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका पुनः अवशोषण रुधिर द्वारा पुनर्रूपण हो जाता है? तो ये ग्लूकोज हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हेनले का लूप का कार्य संबंधित है? तो ये उत्सर्जन तंत्र से। किससे? उत्सर्जन तंत्र से, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हेनले के लूप का मुख्य कार्य क्या है? तो मूत्र को सांद्रित करना, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, से कौन सा इसमें से सही है? तो यूरिया युक्त रक्त बिक्र धमनी के द्वारा बिक्र में प्रवेश करती है, सही है। साफ रक्त बिक्र शिरा द्वारा बाहर निकलता है, बिक्र से निकलता है, तो ये भी सही है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1 तथा 2 दोनों। अगला है, मानव के शरीर में किडनी कहाँ स्थित होता है? तो मानव के शरीर में किडनी जो रहता है ये उदर गुहा के पृष्ठ तल पर केशुरकंड के दोनों ओर होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सीबम कहाँ से स्रावित होता है? तो ये वसा ग्रंथि से स्रावित होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे है, नेफ्रॉन निम्नलिखित में किस अंग का महत्वपूर्ण हिस्सा है? तो ये यकृत का, लीवर का, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, मानव में प्रत्येक बिक्र में नेफ्रॉन की अनुमानित संख्या कितनी होती है? तो ये 10 लाख, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, बिक्र के प्रत्येक नेफ्रॉन में स्थित प्याले कप के समान संरचना को क्या कहते हैं? तो इसे वुमेन्स कैप्सूल कहते हैं, वुमेन्स कैप्सूल, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, मूत्र वाहिनी बिक्र में किस भाग से बाहर निकलता है? तो ये हाइलम से निकलता है। किससे? हाइलम से। अगला है, मानव उत्सर्जन तंत्र का कौन सा भाग शरीर में सीधे बाहर खुलता है? तो ये मूत्र मार्ग खुलता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, पुरुष के मूत्र मार्ग की लंबाई कितनी होती है? तो ये 80 से 20 सेंटीमीटर होती है, यानी कि इसका ए आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, जब
जब विक्र कार्य करना बंद कर दे तो निम्न में से कौन सा पदार्थ शरीर में जम जाता है? तो ये जम जाता है नत्रजनित अपशिष्ट, यानी कि नाइट्रोजन कहते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे एक व्यक्ति मनुष्य के विक्र का भार लगभग कितना प्रतिशत कितना होता है? तो 140 ग्राम किडनी का भार। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा मानव गुर्दे यानी कि किडनी का समान कार्य नहीं है? तो रक्त से शर्करा का मात्रा का नियंत्रण करना ये किडनी का कार्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, विक्र किस ग्रंथि के ऊपर स्थित रहता है? तो एडिनल। कहाँ? एडिनल। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखें स्तनपायु में स्वेद ग्रंथि मूलतः किससे संबंधित है? तो ताप नियमन से। किससे? ताप नियमन से, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, स्वेदन पसीना का निकलना। ठीक है, स्वेदन पसीना का निकलना निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो त्वचा शरीर के तापमान को विनियंत्रित करने के लिए, शरीर के तापमान को विनियंत्रित करने के लिए, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है पसीना शरीर को ठंडा करता है, क्यों? क्योंकि वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मानव शरीर में जल का अपशोषण होता है। मानव शरीर में जल का अपशोषण होता है तो विक्र के विक्रिय नलिका में। तो ये तो सही है। उसके बाद यकृत में, यकृतीय कोशिका में नहीं, ये नहीं होगा। बृहदांड बड़ी आंत में, ये भी होगा, हाँ ये होगा। और अग्नाशय वाहिनी में ये नहीं होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1 तथा 3 दोनों। आगे देखेंगे, रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? रक्त का शुद्धिकरण फेफड़ा करता है, यकृत भी करता है, किडनी भी करता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। अगला देखेंगे, मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? तो ये मूत्र में पाई जाती है। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा ये मूत्र में पाई जाती है। अगला है, किसी प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग होता है? तो ये होता है जल। अगला है, मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाता है? तो लाइसोजाइम। क्या होता है? लाइसोजाइम। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मानव उत्सर्जन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? कौन सा सही है? तो विक्र रुधिर से नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थ को अलग करने का काम करता है, बिल्कुल ये सही है। इसके बाद विक्र के अंदर नेफ्रॉन नामक निस्संदेह एकक उपस्थित होते हैं। उसके बाद विक्र द्वारा हुए प्रारंभिक निस्संदेह में बचे पदार्थ का चयनित पुनर्वशोषण मूत्रवाहिनी में होता है। जी नहीं, ये गलत है। तो इसका हो जाएगा 1 और 2 सही, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कौन सीधे मूत्रवाहिनी से जुड़ा होता है? तो संग्राहक नलिका। कौन? संग्राहक नलिका मूत्रवाहिनी से जुड़ा रहता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ऑर्निथिन चक्र
किसके संश्लेषण से संबंधित है? तो ये है यूरिया से। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, मनुष्य के मूत्र तंत्र का मुख्य भाग है, तो ये हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि किडनी होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोई नहीं, किडनी होगा, ठीक है। आगे देखेंगे, एक स्वस्थ व्यक्ति मनुष्य प्रतिदिन कितना मूत्र त्याग करना है? तो 1 से 1.5 लीटर, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे देखिए, मानव मूत्र में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं जल पाए जाते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में कौन साधारणतः मानव मूत्र में उपस्थित नहीं होता है? तो ये सोडियम नाइट्रेट उपस्थित नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ समान सूत्र में पाया जाता है? यहाँ समान मूत्र होना चाहिए, समान सूत्र में पाया जाता है, तो इसका हो जाएगा क्रिएटिन। क्या हो जाएगा? क्रिएटिनिन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, मानव मूत्र में साधारण यूरिया की मात्रा कितनी होती है? तो यूरिया की मात्रा सिर्फ 2% होती है। आगे देखेंगे, मानव मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो ये यूरोक्रोम के द्वारा, यूरोक्रोम होगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी होगा, यूरोक्रोम, यानी कि मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होगा? तो ये यूरोक्रोम, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी होगा सही। अगला देखेंगे, किसकी उपस्थिति के कारण मानव मूत्र का रंग लाल हो जाता है? तो यूरोबिलिन के कारण। किसके कारण? यूरोबिलिन के कारण, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, मूत्र स्राव की मात्रा बढ़ जाना क्या कहलाता है? तो डायूरेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? डायूरेसिस, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में कौन डायूरेटिक पदार्थ है? तो यूरिया भी है, ग्लूकोज भी है और कैफीन भी है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे देखेंगे, मनुष्य में सामान्यतः मूत्राशय का कितना प्रतिशत आयतन होने पर मूत्र त्याग आवश्यक है? तो ये है 250 से 300 ml। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, डायबिटीज इंसिपिड्स किस हार्मोन की कमी से होता है? तो ये भासोप्रेसिन के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहा जाता है? तो ये भासोप्रेसिन को कहा जाता है। किसको? भासोप्रेसिन को, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं। आगे देखेंगे, रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाना क्या कहलाता है? तो रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाना ये यूरेमिया कहलाता है। क्या कहलाता है? यूरेमिया, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, यूरिया का सर्वाधिक सांद्रण कहाँ पाया जाता है? तो ये यकृत शिरा में। कहाँ? यकृत शिरा में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, पसीने तथा तैलीय पदार्थ निष्कासन करने वाली ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती है? तो ये त्वचा में मौजूद होती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, मूत्र में ग्लूकोज का उपस्थित होना क्या कहलाता है? तो ये ग्लाइकोसूरिया कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्लाइकोसूरिया, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, अपोहन जिसे डायलिसिस कहा जाता है, डायलिसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? तो ये गुर्दा के लिए या बिक्री के लिए, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, डायलिसिस मशीन
किस तरह का कार्य करता है? तो ये कृत्रिम विकृति यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे, कृत्रिम विकृति निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये डायलिसिस। देखिए क्वेश्चन एक ही है, बस इसी को घुमा घुमा के दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे वीडियो तो आपको लग रहा होगा इस एक ही क्वेश्चन को घुमा घुमा के दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखेंगे, मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये हीमोडायलिसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? हीमोडायलिसिस। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहलाता है? क्या कहते हैं? तो डायलिसिस कहलाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, विकृति द्वारा शरीर में विकृति द्वारा शरीर में लवण और जल की मात्रा का नियंत्रण क्या कहलाता है? तो ओस्मोरेगुलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ओस्मोरेगुलेशन। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, मानव विकृति अस्मारी, एक मिनट, अगला देखेंगे, मानव विकृति अस्मारी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट। क्या है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, विकृति कैलकुली है। विकृति कैलकुली है तो ये है विकृति में पथरी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? इसमें से कौन सा सही है? तो पहला है, अमीमा में उत्सर्जन के लिए कोई विशेष अंगक नहीं पाए जाते हैं। बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। अगला है, अमीमा में उत्सर्जित पदार्थ शरीर के किस सतह से विसरण के द्वारा बाहर निकलता है? अमीमा में उत्सर्जित पदार्थ शरीर के सतह से विसरण के द्वारा बाहर निकलता है। बिल्कुल ये सही है। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1 तथा 2 दोनों सही है। आगे देखेंगे, प्रत्येक विकृति का बाहरी भाग क्या कहलाता है? तो ये कॉर्टेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉर्टेक्स। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, प्रत्येक विकृति बाहर से पतले संयोजी ऊतक से निर्मित एक रेशेदार ढींड आवरण से घिरा रहता है। इसे क्या कहते हैं? तो इसे कैप्सूल कहते हैं। इसे कैप्सूल कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, एंटीनल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड उत्सर्जी अंग है। तो पौन तथा क्रैब का यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, कृत्रिम विकृति किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है? तो ये नाइट्रोजन हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखिए, मूत्र त्याग करने की विधि क्या कहलाती है? तो मिक्सुरेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? मिक्सुरेशन कहलाती है। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखें, केचुए में उत्सर्जित अंग नेफ्रिडिया कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं। ये इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, केचुए में उत्सर्जित अंग नेफ्रिडिया कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न देखें, कार्बनिक अणुओं के विखंडन से उत्पन्न सबसे प्रमुख उत्सर्जित पदार्थ क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इस सेशन का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? तो इसको देखेंगे, एल्डोस्टेरोन हार्मोन के कारण विक्रिय नालिका में सोडियम का सक्रिय अवशोषण होता है। सही है। भासोप्रेसिन हार्मोन के कारण विक्रिय नलिका में जल का सक्रिय अवशोषण होता है। ये भी सही है। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है।
दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद।